सो वेलकम टू द गणेशियन फैमिली। और इस फैमिली के संस्कार के साथ आपको जा कर के मानवता की सेवा करनी है। तो आपका नाम, गाम और व्यक्तित्व क्या है? यू आर अ गणेशियन वंस यू आर हियर। और आपका धर्म क्या है और कर्म क्या है? आप एक चिकित्सक हैं, आपको आपकी मानवता की हीलिंग करनी है। ठीक है, ये आपका लक्ष्य है। मेरा 4th अटेम्प्ट में हुआ है। अगर तुम्हारा गोल फिक्स्ड है तो इसी पे फोकस रखो और अच्छे से, मतलब बस वो गिव अप नहीं करना है। लाइक मेरा भी था कि लास्ट ईयर ऐसा हो रहा था कि अब नहीं हो पाएगा, पर घर वालों ने, फैमिली ने, सबने मोटिवेट करा कि बस एक बार और अटेम्प्ट, लास्ट बार ट्राई करो तो हो जाएगा। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकाला है एंड यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है मेरे पेरेंट्स को भी कि मैं इतने अच्छे कॉलेज में आ गई। एंड फिर टीचर ने जिस तरह से कल भी टीचर्स पढ़ा रहे थे वो भी अच्छे थे, और मोटिवेशन, हर चीज़ यहाँ का बहुत अच्छा है। मेडिटेशन पे फोकस होता है, एक्सरसाइज पे फोकस होता है, हम लोग के सारे पार्ट्स को, बॉडी के हर चीज़ के हर एरिया को यहाँ पे फोकस किया जाता है। तो मैम ये सब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं GSVM मेडिकल कॉलेज में हूँ। ये कानपुर का GSVM मेडिकल कॉलेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल कि आप लोग इतना टफ कंपटीशन नेशनल लेवल का फेस करके आए हो। सो यू ऑल आर द क्रीम ऑफ कंट्री एंड द फ्यूचर ऑफ कंट्री। फॉर दैट आपने एक संघर्ष को पार किया है, और अब ये संघर्ष का अंत नहीं, ये संघर्ष की शुरुआत है। इट्स द बिगनिंग ऑफ द जर्नी ऑफ स्ट्रगल टू रीच द एपिटोम। सो आपको इस पूरी यात्रा में ये मालूम होना चाहिए कि आप कौन हो, ये यात्रा क्या है और हमारा अंत क्या है। मैंने जब बच्चों से ये पूछा कि आप बताइए आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो सबने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया। तो इसी प्रकार मैं पूछना चाहूँगी, हाँ बच्चे बताओ, जीवन का लक्ष्य क्या है? हाँ, डॉक्टर बन के जनता की सेवा करना। सो नाइस, बैठो। तो हमारे सनातन संस्कृति में बड़े अच्छे से हमारे लक्ष्य परिभाषित हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आपके शरीर के भी, आपके व्यक्तित्व के भी कई एस्पेक्ट्स हैं, आयाम हैं, जीवन के भी हैं, और आपके लक्ष्य के भी कई आयाम हैं। मैं बताया ना, ये सारे लक्ष्य की पूर्ति एक समग्र रूप में आप नहीं करेंगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा लाइफ में। तो जीवन का जो हमारा उद्देश्य है वो है जीवन को संतुलित करते हुए, संतुलन बैठाते हुए, सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए फिर जीवन की यात्रा को आगे पहुंचा करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना। और ये सारे लक्ष्य, आपका जो ये नोबल प्रोफेशन है, व्हाट डज दिस वाइट कोट डेडिकेट एंड डिनोट? ये डिनोट करता है कि आपका कितना नोबल प्रोफेशन है, जिसमें आपको यू हैव टू एस्टेब्लिश पीस। एंड ये शांति, ये कैसे एस्टेब्लिश होती है? जब आप उस अशांति को, विच इज़ क्रिएटेड बाय डिजीज़, मैलेडीज़, इन सब चीज़ों को जब आप क्योर करते हो, ठीक करते हो, तो मरीज़ को वो कैसे उसके जीवन में प्राप्त होती है। लेकिन फॉर दैट आपको तो होना चाहिए, आप अपने आप में वो शांति, वो स्वास्थ्य, वो दृष्टिकोण, वो दृष्टि होनी चाहिए ना, तभी आप एलिंग ह्यूमैनिटी को हील कर पाओगे। तो मेरा जो क्लास था विच वॉज ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जिसका मैंने एक छोटा सा इंट्रो देते हुए आपसे कहा था कि आई विल फॉलो अप एंड complete the class. So today I will complete that class. So when we began with the unicellularity कि interpersonal relationships होता क्या है, आपसी संबंध क्या होते हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि जब जीवन की उत्पत्ति एक यूनिसेलुलैरिटी की तरह हुई थी, एक यूनिसेलुलर रूप में, तो फिर आवश्यकता क्या थी कि मल्टी सेल्युलर बीइंग का निर्माण हो, और उसके बाद और स्पेशलाइज्ड, फिर इवोल्यूशन और स्पेशलाइज्ड हो, और सुपर स्पेशलाइज्ड हो करके आज आपके सामने खड़ा है एज अ मैमल। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से व्हेन वी आर स्टैंडिंग इरेक्ट उसके क्या लाभ हैं। लाभ ये है कि नाउ वी हैव अ फार डेवलप्ड ब्रेन, एक फार डेवलप्ड दृष्टि है हमारे पास, समग्रता से सब कुछ देखने की। जो अगर हम 4 लेगेड होते और हमारा सर ऐसे होता तो हम सिर्फ भोजन को देख पाते,
लेकिन योजन, भजन, प्रयोजन, इन सब चीज़ों को हम नहीं देख पाते अगर हम इरेक्ट पोस्चर में नहीं होते। लेकिन इरेक्ट पोस्चर के साथ कुछ समस्याएं भी आईं। हमारे इस पे स्ट्रेन पड़ा, आंखों पे देखिए आपके चश्मा आ गया। दूसरा, हमारा जो ये पेल्विस है, ठीक है, वो पेल्विस और संकरा होने लगा बिकॉज ऑफ द मोर प्रेशर बॉर्न बाय योर लेग्स एंड द प्रेशर बिकॉज ऑफ द फीमर। तो और पेल्विस संकरा होने के कारण क्या होने लगा, अगर मैं ऑब्स एंड गायनी में हूँ तो सर बड़ा हो रहा है, पेल्विस संकरा हो रहा है, बच्चे का सर फंसने के चांसेस बढ़ गए, इसलिए सिजेरियन रेट बढ़ गए। सो इवोल्यूशन हैज़ इट्स ओन प्रॉस एंड कॉन्स एंड वी हैव टू बैलेंस थिंग्स। सो आपका जो एक व्यक्तित्व है, चरित्र है, वो जब पैदा होता है तो बिल्कुल ही एकदम बिना किसी संस्कार से कहा जाता है कि पूर्व जन्म के संस्कार, तो उस जेनेटिक मटेरियल के साथ तो आप हैं, लेकिन फिर आपको उस जीवन को संस्कारित बनाना पड़ता है इस जीवन में आने के बाद। तो वो संस्कार हमारे क्या होने चाहिए ताकि हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में आए। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की आवश्यकता क्या है, होता क्या है? इट इज़ इंटरपर्सनल बॉन्डिंग, वी ऑल आर सोशल बींग्स। नो, इसकी ज़रूरत क्या है? व्हेन यू आर बॉर्न, आर यू अलोन? नो, you have to establish relationships with whom? Your friends, your family, your the surrounding beings. Now as a doctor, add on the things. और किसके साथ relationships आपको ध्यान देनी पड़ेगी? With your seniors, with your juniors, with your colleagues, with the staff who will be working under you, with your teachers who will be guiding you, and moreover the patients. बहुत इम्पॉर्टेंट है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद पेशेंट्स, क्योंकि आपका जो पेशा है इसमें सारा कुछ आपका मरीज के साथ संबंध पे निर्धारित है। यानी अगर मरीज किसी रोग के साथ या समस्या के साथ आता है तो व्हाट विल बी योर अप्रोच टू द पेशेंट? आप जब उससे बात करेंगे, उसको अपने विश्वास में लेंगे, तब ना वो खुल के अपनी बात बता पाएगा। लेकिन वो आप पे विश्वास कब और क्यों और कैसे करेगा? जब तक कि आपकी बॉन्डिंग और वो रिलेशनशिप बहुत ही प्रगाढ़ और विश्वसनीय ना हो। तो वो, और उसके बाद जब वो अपनी पूरी अंतरात्मा की अपनी सारी तकलीफ, सारी बातें बताएगा, क्योंकि आपकी डायग्नोसिस इज डिपेंडेंट अपॉन द 3 पिलर्स एंड दैट इज साइंस, सिम्टम्स, ठीक है ना, साइंस, सिम्टम्स एंड योर इन्वेस्टिगेशंस। तो सिम्टम्स कैसे बताएगा, वो अपनी सारी बात कैसे आपको बताएगा? दैट इज वेयर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज रिक्वायर्ड। जब वो आपको उसकी भाषा आनी चाहिए, आपको उसका भूषा, भोजन, सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर दिनचर्या मालूम होनी चाहिए कि कहाँ इसने गड़बड़ी की होगी, क्या उससे सिम्टम्स को रिलेट कर रहे हैं, अब जाके क्या बीमारी हो रही है। इस गहराई में जब आपने पढ़ा होगा उसके जीवन को, उसके चिंतन को, मनन को और सारी चीज़ों को, तब तो आप डायग्नोसिस बना पाएंगे कि हाँ ये इस बीमारी से पीड़ित है। और फिर क्या आप 2 गोली दे देंगे तो क्या वो ठीक हो जाएगा? आपको एक होलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा, उसको समग्रता से उसका ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के उसको इलाज का लाभ मिलेगा। तो आप समग्रता से कैसे कर पाएंगे जब आप उसके जीवन के समस्त आयामों को नहीं जानते, और पूरी खुल के वो बात आपसे कैसे कहेगा? दिस इज वेयर कम्स द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ अ डॉक्टर विथ पेशेंट। किस गहराई में होगा? तब होगा जब आप उसमें अग्रणी होंगे, आपको वो अच्छे से आता होगा बॉन्डिंग करना। ये बात रही मरीज़ की। जब आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स मरीज़ के साथ अच्छे होंगे, वो आपको अपनी पूरी बात बताएगा और तभी आप उसका संपूर्णता में इलाज कर पाएंगे। What about the interpersonal relationships with your colleagues? Let me tell you of all the professions, हर प्रोफेशनल आपस में जुड़ा होता है, एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे के कष्ट में तुरंत दौड़ कर आता है। And the tragedy of today's time is that the doctors are not united. अगर आप कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, उसमें कोई डिफ़िकल्टी आ गई और पेशेंट मरणासन हो गया, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कि क्षण भर में आपका कोलीग जो आसपास है, जिसके साथ आप एक अच्छे इंटरपर्सनल बॉन्डिंग और रिलेशनशिप में, वो तुरंत आ जाए और आकर के आपको हेल्प करे। बिकॉज चिल्ड्रन ऑलवेज रिमेंबर लाइफ इज़ अ टीम वर्क, और ये टीम वर्क हमें एक मरीज़ को बचाने के लिए चाहिए ही।
हर किसी के पास अपने स्तर का ज्ञान है और वो जब सब ज्ञान जुड़ कर के किसी का कल्याण करता है तो विजय सुनिश्चित है। तो अगर एक पेशेंट है, आप ऑपरेट कर रहे हैं, पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, आपने तुरंत, जिससे आपके बहुत अच्छे संबंध थे, कोलीग को तुरंत बुलाया, आपकी पूरी टीम रेडी थी, एक अस्पताल के अंदर, एक अस्पताल के बाहर भी, कि जब आपको ज़रूरत हो वो तुरंत आ जाएगी, आप बचा लेंगे मरीज़ को। सपोज यू आर योर सेल्फ इन ट्रबल, बिकॉज आजकल बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, द डॉक्टर्स आर बीइंग अटैक्ड फॉर नो रीज़न, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग समाज के साथ कहीं ना कहीं टूट रही है, कहीं ना कहीं समाज के विश्वास को जो आपको जीतना चाहिए वहाँ कमी आ रही है। तो उन कमियों को आप दूर कर पाएंगे जब आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ अच्छा होगा। और जहाँ आपको दिक्कत आएगी, कोई परेशानी आएगी, तुरंत आपका कोलीग एक आवाज़ में दौड़ करके आएगा। सो यू रियलाइज़ कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किस किस स्तर पे चाहिए। सो एक सामाजिक स्तर पे भी चाहिए, आपके कोलीग के लेवल पे। व्हाट अबाउट द स्टाफ? What about the staff who is working under you? सिस्टर, आपका अक्सर गलतियां कहाँ होती हैं? एक डॉक्टर पूरी सर्जरी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और बाद में आपके ऊपर लिटिगेशन हुआ कि पेट के अंदर मॉप छूट गया था, या एक आर्टरी या एक औजार छूट गया था। यहाँ गलती किसकी है? क्या उस सर्जन की है जिसने पेट बंद करते हुए सिस्टर से पूछा, सिस्टर सारा मॉप काउंट, इंस्ट्रूमेंट काउंट ठीक है? लेकिन सिस्टर का अगर कहीं कोई त्रुटि हुई, गलती हुई और उसने प्रॉपर काउंटिंग नहीं की तो वो अंदर छूट जाता है और लाखों का कंपनसेशन आपको मरीजों को देना पड़ता है। तो अब यहाँ पर आया आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद द स्टाफ। आपको अपने स्टाफ के बारे में संपूर्णता से पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा स्टाफ कहाँ गलती कर सकता है, और आपको अपने स्टाफ के आगे खुद भी एक प्रेरणा स्रोत बनना पड़ेगा, एक मार्गदर्शक बनना पड़ेगा, साथ में स्टाफ की प्रॉपर ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, ताकि जो भी कार्य आप उससे ले रहे हैं वो पूरा अच्छे से विद एक्सपर्टीज आपको दे। तो कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं आप सोचिए। इट्स अ टीम वर्क, एवरीवन हैज़ टू वर्क टुगेदर एंड यू हैव टू बी एन इंस्पिरेशन। तो आज की क्लास इस पे तो है ही कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का महत्व क्या है, लेकिन आप अपने आप में समग्रता से, संपूर्ण व्यक्तित्व से परिपूर्ण हो, ताकि आप अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत बन करके दूसरों को भी संचालित कर सके। इसके ऊपर भी आपकी ये क्लास रहेगी। तो आपने देखा कि आपके स्टाफ के साथ भी इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आपके प्रॉपर रिलेशनशिप हो, तो आप कई जगह बच जाते हो। और दूसरा, जब आप स्टाफ को चिन्हित करते हो, जब आप खुद लोगों को पहचानना, समझना, गहराई से समझोगे, तब आप जान जाओगे कि किस व्यक्ति का क्या गुण है, स्पेशली स्टाफ में और जूनियर्स में भी, और किसको कहाँ पर इसकी क्या खूबी है, क्या कमी है, किसको हमें कहाँ पर काम पे लगाना है, और अगर ये कमियाँ हैं तो इन्हें हमें दूर कैसे करना है। तो हियर कम्स द रिलेशनशिप विद द staff. Now what about the relationship with your teachers? Your teachers, let me tell you, students don't come in class. Students are not attentive. Many times they come and they are sleeping. Why so? समय पे नाश्ता नहीं, खाना नहीं, समय पे सोना नहीं, खाली किताबों में आंखें गड़ाए रखना। Let me tell you, life is only 20% theory. But 80% और more it is practicality. And जिस विधा में आप हैं वो किताबों से नहीं पढ़ी जा सकती। आपका जो पहला वो टीचर है, जो प्रथम आपका गुरु है, वो आपका पेशेंट है। उसी के ऊपर आप सब कुछ सीखते हैं। उसके शरीर से आप सारे कष्टों को और बीमारियों को और सिम्टोमेटोलॉजी को सीखते हैं। क्या एक किताब आके आपको बता देगी कि मेरे पेट में कहाँ दर्द है और क्या आप उसको एग्जामिन कर लोगे? नहीं ना। रियल लाइफ अनुभव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर दैट यू शुड बी वेरी अटेंटिव एंड यू शुड अटेंड ऑल योर क्लासेस। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, हर डॉक्टर का, हर टीचर का अपना एक अनुभव होता है, जिस अनुभव के साथ वो आपके पास आता है क्लास में और उन अनुभवों को शेयर करता है, और वो उसके स्पेसिफिक अनुभव होते हैं, वो भी आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। तो दूसरा गुरु डेफिनेटली आपका अपना टीचर है। नाउ व्हाट अबाउट द रिलेशनशिप विद द टीचर्स? क्या आज गुरु शिष्य के वो संबंध रह गए हैं? यू हैव टू होल्ड योर टीचर इन हाई रिगार्ड एंड यू गिव रिस्पेक्ट टू द टीचर्स। वो बहुत ज़रूरी है। कई बार हम देखते हैं बच्चे ऐसे गुजर जा रहे हैं और विश नहीं कर रहे अपने टीचर्स को। क्यों भाई? आप विश करोगे, विश करने से जो उनका आशीर्वाद मिलता है वही जीवन में आपको दिशा देता है। दूसरी चीज़ कि जो आपका टीचर है उससे आपका जो एक 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है, दैट बॉन्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
बिकॉज विद द बुक्स इट इज़ वन वे प्रोसेस, तो वो एक लाइव इंटरैक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप लोगों को अपने क्लास में बिल्कुल अटेंटिव रहना है। और तीसरा, यहाँ पर जब आप अपना घर, परिवार, रिलेटिव सब कुछ छोड़ करके आते हैं तो फिर आपके गार्जियंस आपके टीचर्स होते हैं। तो टीचर्स के साथ क्या इंटरैक्शन होना चाहिए, वो आपके मार्गदर्शक तो हैं ही, लेकिन आपको कहीं कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, कहीं आप कष्टित हैं, तो आप कृपया आके अपने टीचर्स से शेयर करें एंड दे विल शो यू द वे, बिकॉज वी हियर स्टैंड एज योर गार्जियंस टू प्रोटेक्ट यू, टू गाइड यू एंड टू हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। तो ये भी एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी एट ऑल लेवल्स। एंड व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स, द रिलेशनशिप विथ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का क्या काम है, आपको आपके दुख दर्द को समझना। कई चीज़ें अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो वो आकर के दूसरे को बताना कि नहीं ये तकलीफ़ में, पता चला बच्चे को बुखार है, कई दिन से 3-4 दिन से बुखार आ रहा था, बच्चा किसी को बता नहीं रहा था, उसके फ्रेंड ने देखा, तुरंत ले जाके उसको एडमिट कराया, उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, वार्डन को इन्फॉर्म किया। तो फ्रेंड्स का ये भी काम है कि वो अपने साथ वालों को देखें कि वो किस पीड़ा में है और वक्त वक्त पे मदद करें। व्हाट अबाउट योर जूनियर्स, आपका आचरण आपके जूनियर्स के साथ कैसा होना चाहिए। क्या ऐसी रैगिंग होनी चाहिए कि वो बेचारा बिल्कुल डिप्रेस हो जाए, परेशान हो जाए, या ये सब। अब तो रैगिंग के बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए, लेकिन आप अपने जूनियर्स के लिए, वो अपना घर, परिवार, द्वार सब कुछ छोड़ कर आया है, तो आप अपने जूनियर्स के लिए कैसे हो। यू आर ऑल्सो देयर गार्जियंस, आप उनके गार्जियंस हो, आप उनकी फैमिली हो, आप उनके रिलेटिव्स हो। सो मे आई आस्क योर नेम। बच्चे, आपका नाम क्या है। दिव्या ज्योति। अगली बार से आप दिव्या ज्योति गणेशियन कहेंगे। सो दिस इज द गणेशियन फैमिली, यू ऑल एग्री सब। सो दिव्या ज्योति गणेशियन, ये एक परिवार है जिसमें आपके जो जूनियर्स आएंगे वो एज फैमिली मेंबर एड ऑन होंगे। जब फैमिली मेंबर्स एड ऑन होते हैं, यू फील एम्पावर्ड, यू फील हैप्पी, यू वर्क टुगेदर फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। सो वेलकम टू द गणेशियन फैमिली। और इस फैमिली के संस्कार के साथ आपको जा कर के मानवता की सेवा करनी है। तो आपका नाम, गाम और व्यक्तित्व क्या है। यू आर अ गणेशियन वंस यू आर हियर। और आपका धर्म क्या है और कर्म क्या है। आप एक चिकित्सक हैं, आपको आपकी मानवता की हीलिंग करनी है, ठीक है, ये आपका लक्ष्य है। तो आपके सीनियर के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए। Now your senior are your guardians. They will guide you कि बच्चे ये किताबें हैं आपकी, आपको ऐसे पढ़ना है, इसको कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, एग्ज़ाम की तैयारी आपको कैसे करनी है, और आपको अपने सीनियर्स के साथ कैसा आचरण व्यवहार करना है। एक सेवा भाव के साथ, एक आदर भाव के साथ कि ठीक है ये अभी इनको यहाँ पे ज़रूरत है तो हमने ऐसे मदद कर दी। कई सीनियर्स के भी मेरे थीसिस और तमाम चीज़ें प्रिपेयर हो रही होती थी, तो और उनके एग्ज़ाम में जा कर के हम उन्हें पूछ लेते थे कि आपकी क्या ज़रूरत है, कोई पोर्शन प्रिपेयर करना है तो प्रिपेयर करके जाके उन्हें पढ़ा देते थे। इतना वास्ट टॉपिक है आप लोगों का, बहुत मुश्किल होता है कि आप एक साथ बैठ के सब कर लो। तो जूनियर्स आके सारी तैयारी कर करके पूरी मदद करते थे, स्वयं आते थे पूछने की कहाँ कहाँ आपको कहाँ आवश्यकता है। हम लोग भी अपने सीनियर्स के पास जाते थे। वो एक प्रॉपर बॉन्डिंग होनी चाहिए। लेकिन यू शुड लर्न ऑल्सो टू से नो। जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर ये चीज़ गलत है या अनुचित है या इसमें मैं अपना वो नहीं कर सकती, तो कहाँ सही गलत है उसका ज्ञान होना और उस वक्त ना कहना भी आना चाहिए। So how good your whole personality will be कि आप एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप कर सकें। उसके लिए एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या होना चाहिए, उसके एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में पूरा इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि मेरा अपना व्यक्तित्व कैसा है, मेरी खूबियाँ क्या है, मेरी कमियाँ क्या हैं। मेरे अंदर संवेदना होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, सिंपैथी एंड एम्पैथी होनी चाहिए, एक खुला दृष्टिकोण होना चाहिए, और जो कहा है ना कि उन मनोविकारों से रिक्त एक मन होना चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे जो मनोविकार हैं इनसे मुक्त एक मन होना चाहिए। और उस मन में क्या होना चाहिए, उस मन में समस्त संस्कार होने चाहिए ना। हाउ टू अचीव, तो आपके व्यक्तित्व में कैसे वो मजबूती आएगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा इवोल्यूशन इज़ अ प्रोसेस।
कितने वर्षों लगे इवॉल्व होकर के, मैमल होकर के आपके इस परिस्थिति में आने के लिए। कैन यू इमेजिन? करोड़ों वर्ष लगे। लेकिन एक मानव जीवन में यही एक खूबी है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। मतलब आपका ये शरीर, ये जीवन, ये मन, मनस्थिति बहुत ही कीमती है राष्ट्र के लिए, पूरे समाज के लिए। इसलिए मन में कभी भी अवसाद ना आने पाए और मन में कभी भी आप डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि मैंने जो बताया था आपको, आंकड़े हैं 10,000 बच्चे प्रति वर्ष सुसाइड करते हैं भारत में, और 2021 में आंकड़ा था 13,000 बच्चे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्यों? ज़्यादातर जो सुसाइड्स थे वो डिप्रेशन के कारण, अपने परफॉर्मेंस को लेके कि मेरे नंबर इतने नहीं आए। लेट मी टेल यू, सबसे ज़्यादा मार्क्स आप स्वयं को खुद देते हो। दूसरे नंबर पे आपकी जो वो अंक गणित होते हैं वो एक अलग चीज़ है, वो तो मैं उसको लास्ट नंबर पे कहूँगी। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स वो समाज देता है जिसमें जाकर के आप अपनी सेवाएं देते हैं। ये जो मार्क्स हैं ये तो अपने में सिर्फ एक समय के लिए आपको एक कि आपको कहीं सेलेक्ट होना है उस चीज़ के लिए, वहाँ तक इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन लाइफ में अगर मैं यहाँ खड़े होकर के ये बताऊँ कि मेरे 10th में इतने मार्क्स आए थे, आप लोग सब यकीन करेंगे ना कि नहीं करेंगे? करेंगे ना? तो वो मार्क्स किसने दिए खुद को? मैंने ही तो दिए। कोई मेरी मार्कशीट तो देखने नहीं आ रहा, लेकिन पहले तो मार्क्स मैंने खुद को दिए। बाद में मेरा मरीज़ बताएगा कि मैडम का ट्रीटमेंट और बाकी सारी चीज़ें कैसी हैं। बीच के जो मार्क्स हैं दे आर जस्ट पासिंग मार्क्स, कि आप पास हो जाएं और वो हो जाएं, ठीक है। तो मुख्य मार्क्स आपको, आप जिसकी सेवा जाके करेंगे वो आपको नंबर देगा। तो नंबर गेम में आप कभी नहीं फंसेंगे, वो अपने आप मिलेगा अगर आप अपनी जगह पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण हैं। तो इसलिए स्ट्रेस को दिमाग में कभी भी नहीं आने देना रिगार्डिंग नंबर्स। गो मोर फॉर नॉलेज, a proper bonding and shaping up yourself and your personality। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो अब वो कैसे हो, हम उसको कैसे प्राप्त करें? क्योंकि मन में तनाव, आप में से बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनके आता है? एक ही दो लोगों के? अच्छा, जो तनाव मुक्त है उसको यहाँ बुलाएंगे, उससे पूछेंगे कि तनाव मुक्ति के कारण बताओ। कुछ बच्चे हैं, हाँ बच्चे, वो बीच में जो बैठा है वो तनाव मुक्त है। हाँ, तुमने हाथ नहीं दिए, तुम आ गया। हाँ, नहीं तुम हाँ, तुमने कहा कि तुम्हें बिल्कुल तनाव नहीं। आओ बताओ तनाव कैसे नहीं है और तनाव मुक्ति के वो बताओ, रास्ते बताओ, आओ। सो भाई, आई हैव बीन अ मेरिटोरियस स्टूडेंट और बहुत तनाव आया है। और ये पढ़ाई ऐसी है कि जिसमें तनाव, आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो नीट के एग्ज़ाम्स दिए और तनाव नहीं हुआ? हाथ खड़ा करें। और कितनों को तनाव हुआ वो हाथ खड़ा करें। तनाव 100% था, इसने भी हाथ खड़ा कर दिया, बैठ जाओ। था, अब नहीं है? अरे वाह, बहुत अच्छा। अब क्यों नहीं है आके बताओ, बहुत बढ़िया। अब क्यों नहीं? क्योंकि अब इससे भी टफ एग्ज़ाम आने वाला है जो नीट पीजी का होगा वो तो और सारे विषयों को लेकर होगा। हाँ मैम, टेम्पररीली जो माइलस्टोन सेट किया था हमने कि अपने को ये अचीव करना है, वो अचीव हो जाता है तो एक थोड़ा सेटिस्फेक्शन सा आता है। फिर अगला जो माइलस्टोन है उसकी तैयारी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। तो टेम्पररीली अभी सेटिस्फेक्शन है कि जो अचीव करना था वो अचीव हो चुका है। बाकी मन शांत रखने का तो मेरा सिर्फ ये तरीका है कि मैं आँख बंद करके इमेजिन करता हूँ कि एक मोमबत्ती की लौ है जो जल रही है कहीं पर, और मैं उसे देख रहा हूँ और वो धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। अरे वाह, बस मैम, मेरा यही। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसका मतलब जो इन्होंने आधार बताया तनाव मुक्ति का, वो था मन पे नियंत्रण का, और आप कैसे मेडिटेट करो। कंसंट्रेटिंग योर माइंड एट वन पॉइंट इज मेडिटेशन। सो इन्होंने बहुत ही सुंदर, वेरी गुड, बैठो बच्चे, इन्होंने बहुत सुंदर उपाय बताया तनाव मुक्ति का, एंड दैट वाज मेडिटेशन। शरीर के 3 अंग हैं, आपका मन, आपका ये जो भौतिक शरीर आपको ग्रॉस बॉडी दिख रहा है, और तीसरा आपकी आत्मा। और तीनों के ऊपर आपको वर्कअप करना पड़ता है, तीनों की आवश्यकताएं हैं, और जो आपके जीवन का लक्ष्य है वो इन्हीं तीनों से जुड़ा हुआ है। धर्म, अर्थ, काम आपके
मन और शरीर की आवश्यकताएं हैं और मोक्ष आपके आत्मा की ज़रूरत है। इन 3 आवश्यकताओं के लिए, इन 3 ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और इन 3 पे हम कैसे मेडिटेट कर सकें और जीवन में सफल हों, उनके 3 सफलता के सूत्र मैं आपको क्रिया ध्यान के माध्यम से दूंगी, क्योंकि बात उन्होंने वास्तविकता में कही कि मन पे नियंत्रण ही आपके अवसाद मुक्ति का आधार है। तो पहले आते हैं जीवन के सफलता का जो प्रथम सूत्र है, वो है नो दाई सेल्फ, नो योर सेल्फ। जब आप स्वयं को जान जाएंगे कि मेरी ये खूबियाँ हैं, मेरी ये कमियाँ हैं, तो आप अपनी खूबियों को बढ़ाएंगे, अपनी कमियों को कम करेंगे। जब आप खुद पे वर्कअप करेंगे, यानी नो दाई सेल्फ, नो योर बॉडी, योर माइंड, तो आप अपने बॉडी पे वर्कअप करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि मेरी दिनचर्या संतुलित होनी चाहिए, और संतुलित होने के लिए आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस याद रखने पड़ेंगे। दैट इज़ द रूल ऑफ 3, at least 3 times meals in proper timing, कम से कम 3 मिनट का ध्यान ये आपको करना पड़ेगा, और 30 मिनट का आपको एक्सरसाइज मिनिमम, एंड रूल ऑफ 8, दैट इज़ at least 8 hours of sleep, 8 glasses of water, सुबह 8 बजे नाश्ता, रात में 8 बजे से पहले आपका डिनर, समय पे भोजन और समय पे शयन। ये बहुत ज़रूरी है आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। जब शरीर ही सबसे ज़्यादा बीमार, मैं ये आपको बता दूं, डॉक्टर्स पढ़ते हैं, जो कि ऐसा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा हेल्दी डॉक्टर्स को होना चाहिए, तभी तो हेल्थ बांटेंगे। उन्हें बांटना क्या है समाज में? उन्हें हेल्थ बांटना है और मरीजों को रोग से मुक्त करना है। तो आपका जो पहला सूत्र है सफलता का, उसके लिए पहली मुद्रा, पहला ध्यान मेडिटेशन का इस ज्ञान मुद्रा में आ जाइए। और पहला प्रेम, यानी पहला प्रेम स्वयं से। आपको स्वयं से प्रेम होना चाहिए, आपको स्वयं पे गर्व होना चाहिए और स्वयं पे वर्कअप का संकल्प होना चाहिए। स्वस्थ रहना, आरोग्यता मेरा धर्म भी है और कर्तव्य भी है और मेरा जन्म सिद्ध अधिकार भी है। ठीक है, इस सोच के साथ, और मुझे अपनी कमियों को दूर करना है। ज्ञान मुद्रा में आ जाइए। ज्ञान मुद्रा में सब लोग आ गए? आंख बंद करें, और जैसा उन्होंने बताया था, आंख के भूमध्य में, दोनों आंखों के बीच यहाँ भूमध्य में कल्पना करिए कि एक लौ जल रही है, दीपक की लौ जल रही है, और आप ये मंत्र 3 बार बोलेंगे। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और उसके बाद ओम बोलते हुए आप दूसरी मुद्रा में आएंगे। लेकिन दूसरी मुद्रा से पहले, चूंकि आपको पहली बार बता रहे हैं, तो उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं। आंखें खोल लीजिए। दूसरी सफलता का सूत्र है, ये पहली सफलता का सूत्र था कि हे माँ, मुझे मेरा ज्ञान दीजिए, मैं क्या हूँ, मैं किस पर्पस से। एवरीवन हैज़ कम इन दिस वर्ल्ड विद अ पर्पस। तो मेरा उद्देश्य क्या है, मैं अपने स्वास्थ्य को कैसे सुरक्षित रख सकूं, संपूर्ण ज्ञान माते मुझे दें। फिर दूसरी सफलता का सूत्र है नो दाई गोल्स। आपको अपने लक्ष्य मालूम होने चाहिए जीवन में। आप देखेंगे कि जितने भी हमारे महापुरुष हैं, अगर उन महापुरुषों में हम देखें तो आपके स्वामी विवेकानंद, आपके मोदी जी आते हैं, तमाम ऐसी महान विभूतियाँ, अगर आप उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे जाएंगे तो दे वर ऑल सेकंड डिविजनर्स, एंड येट इन लाइफ दे परफॉर्म्ड एक्सीलेंटली, वंडरफुली। व्हाई? बिकॉज दे न्यू देयर गोल्स। उनकी अगर आप समानता देखेंगे तो सबके पास एक गुरु था, उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम था और उन सबको राष्ट्र से प्रेम था। तो पहला प्रेम आपको स्व से, दूसरा प्रेम आपका राष्ट्र से, और दूसरा सफलता का सूत्र है नो दाई गोल्स। आपको अपने लक्ष्य मालूम होने चाहिए। तो लक्ष्य क्या है हमारे जीवन का? मैंने आपको बताया, आपका तो लक्ष्य है
कि आपको मानवता की सेवा करनी है, उसके घावों को भरना है, उन्हें रोगों से मुक्त करना है। और प्रेम जब हम राष्ट्र से करेंगे तो हम राष्ट्र को गहराई से जानेंगे, अपने राष्ट्र के भूगोल को, भूभाग को, उसके अंदर व्याप्त मौसमों को, उसकी भाषा भूषा भोजन को और उससे संबंधित रोगों को कि कहाँ पर ये रोगों का उद्गम हो रहा है, क्यों, कहाँ पे जनता पीड़ित हो रही है, कहाँ पे एपिडेमिक्स का आउटब्रेक हो रहा है, हम इसको कैसे नियंत्रित करें और वहाँ की किन कमियों को दूर करें कि हमारी जनता स्वस्थ रह सके। तो ये कब होगा? यहाँ जब आप अपने राष्ट्र से प्रेम करेंगे, उसको गहराई से जानने की चेष्टा करेंगे और फिर वो आपके गोल से जुड़ जाएगा ना, आप समझ जाएंगे कि मुझे किस लेवल पे कहाँ पर क्या काम करना है, वो जीवन का आपके लक्ष्य बन जाएगा ना। तो दूसरा आपका जो प्रेम है वो है आपके राष्ट्र से आपको प्रेम। और दूसरा सफलता का सूत्र है नो दाय गोल्स। और दूसरी मुद्रा जिसमें आप आएंगे वो है शांति की मुद्रा। शांति की मुद्रा में आएंगे तभी तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। एक अर्जुन को अगर चिड़िया की आंख पे निशाना साधना है तो उसको वो आंख दिखनी चाहिए, अपना लक्ष्य दिखना चाहिए और सारी चीज़ें एक सूत्र में होनी चाहिए, उसका हाथ, वो तीर और चिड़िया की आंख। लेकिन अशांति मच गई, आंधी आ गई, तूफान आ गई, चिड़िया ही उड़ गई, तो लक्ष्य आपका सध पाएगा? इसीलिए शांति आवश्यक है। किस चीज़ में? आपके मन और चित्त में, आपके शरीर की क्रियाओं में, आपके स्वास्थ्य में, आपके वातावरण में, आपके संबंधों में, आप जहाँ कार्य क्षेत्र है आपका वहाँ पे, आपके परिवार में। जब ये सारे स्थान संतुलित होंगे तभी तो उस शांति के साथ अपने लक्ष्य को आप साध पाएंगे। तो दूसरी मुद्रा है शांति मुद्रा। शांति मुद्रा में आ जाएं। ये मैं बीच में एक्सप्लेन कर रही हूँ लेकिन ये 3 मिनट का ध्यान है सिर्फ। पहले ध्यान मुद्रा में आप इसमें आए, दूसरी में आप शांति में ओम बोलते हुए उसी मुद्रा से आएंगे, ठीक है? तो पहले ओम बोलें। ओम। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दूसरा आपके मन के स्तर का ध्यान है। हे माँ, मेरे मन से सारे मनोविकार, सारे अशांति दूर कर दीजिए। स्वतः संबंधों की अशांति, वातावरण की अशांति दूर हो जाएगी और उस शांति से मैं अपने लक्ष्य पे एकाग्र हो सकूं। ये सफलता का दूसरा सूत्र था। सफलता का तीसरा सूत्र, तीसरा प्रेम ईश्वर से। और तीसरा सूत्र है टीम वर्क। कलयुगे संघे शक्ति, अकेले आप कुछ कर सकते हैं? हमारा राष्ट्र ऐसा है जो हर चीज़ को परमिशन देता है, हर चीज़ को अलाउ करता है। कहता है अकेले एकांत में साधना, पढ़ाई 2 में, खेती 5 में और युद्ध सहस्त्र हाथों से लड़ा जाता है। यानी एकल आप साधना कर सकते हैं। हमारे संत महात्मा एकांत में जंगलों में जाकर साधना करते थे और उनका तप व्याप्त है संपूर्ण वातावरण में। तो जब आप ईश्वर से प्रेम करेंगे, ईश्वर की ईश्वरीयता से, आप कभी निराश नहीं होंगे, कभी अवसाद में नहीं जाएंगे। आपको सदैव लगेगा कि एक ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है। और उस ईश्वरीय शक्ति को जब आप सब में देखेंगे तो आप सबसे जुड़ना और वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करना सीख जाएंगे। देन यू विल बिकम अ लीडर एंड बीइंग अ लीडर इज सो इम्पॉर्टेंट। आप आगे चल करके अपना सेटअप खोलेंगे, आपको एक लीडर की तरह लीड करना पड़ेगा, खुद प्रेरणा बनना पड़ेगा। अपने नीचे काम करने वाले लोगों के लिए आपका सच्चरित्र होना, मजबूत पर्सनालिटी होना बहुत ज़रूरी है। उसी से प्रेरित होकर वो भी ठीक काम करेंगे। आपकी गलतियों को सारी जनता ऑब्जर्व करती है, वो देखती है अच्छा यहाँ ये गड़बड़ कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जैसे महापुरुष या बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा ही जन उनको ऑब्जर्व करते हुए, देखते हुए जनता भी वैसा ही आचरण करती है।
तो आप जब जनता में व्याप्त उस ईश्वर की ईश्वरीयता को देखेंगे, तभी तो मानवता की सेवा उस भाव से कर पाएंगे, आपस में एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, पूरी टीम को प्रॉपर वे में लीड कर पाएंगे। सो बीइंग अ लीडर एक मजबूरी नहीं, एक नेसेसिटी है कि आप में वो गुण होने चाहिए। तो तीसरा जो आपकी मुद्रा है वो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने वाली मुद्रा है, और वो सामंजस्य की ये मुद्रा। आपने देखा है इस मुद्रा में किस किस को देखा है? स्वामी विवेकानंद को देखा है, आज़ाद को देखा है। तो मैं जब क्रिया ध्यान का ये करा रही थी तो मैंने उस लेडी को उसी मुद्रा में बैठे देखा, तो बोली हाँ मैं भी लीडर हूँ अपने पूरे कॉलोनी की, मैं लीड करती हूँ। तो दिस इज़ द लीडरशिप क्वालिटी। इस मुद्रा में जब आप बैठेंगे, तीसरी ज्ञान मुद्रा में, तो ये लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करेगी, एंड दैट इज़ नीडेड फॉर यू टू बिकम अ लीडर। तो तीसरी मुद्रा में आ जाएं ओम बोलते हुए। ओम। या देवी सर्वभूतेषु सामञ्जस्य रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सामञ्जस्य रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सामञ्जस्य रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जब जीवन के असीम संघर्षों का मुझे सामना करना पड़ा, तो मैंने क्रिया ध्यान, ये मात्र आपका 1 मिनट में हो जाता है, 3 मिनट की भी वो नहीं है बाध्यता। 1 मिनट में ही आपने 3-3 बार सारे उस मुद्रा में बैठ के मंत्र बोले और उन संस्कारों पे आप एकाग्र हुए, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि आपका माइंड कितना कंट्रोल में आकर के लक्ष्य के प्रति लक्षित हो जाता है। एंड टुडे आई स्टैंड एज प्रोफेसर इन फ्रंट ऑफ यू आफ्टर गोइंग थ्रू ग्रेट struggles because I could control my mind and do क्रिया ध्यान। So आप लोग कितने लोग क्रिया ध्यान करेंगे? हाथ खड़ा करें। So everyone wants to be successful in life and be a leader. My best wishes to you to be successful in life and be the best possible doctors, और Ganesians GSVM का नाम ऊंचा रखेंगे। ठीक है? Thank you so much. Thank you. मेरे साथ MBBS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर सीमा द्विवेदी मैम प्रोफेसर ने इनका क्लास ली है, इनको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बताया है। ये सारे बच्चे नीट क्वालिफाई करके आए हैं। तो पहला जो इन्होंने आज लेक्चर अटेंड किया उसके बारे में इनका क्या एक्सपीरियंस है और GSVM आकर इन्हें कैसा लग रहा है, मैं इनसे बात करूँगी। आप बताएं क्या नाम है आपका? My name is Shivani Pal. I am from मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। शिवानी, मेडिकल कॉलेज में GSVM में आके कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है हमें। एंड सबसे पहली बात कि हमें हिंदी के जो मैम ने बताया कि हिंदी के उस प्रति हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, गौरव फील हो रहा है। तो आपने नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया? मैम आई हैव अटेम्प्ट इन थर्ड अटेम्प्ट, आई हैव क्वालिफाइड इन थर्ड अटेम्प्ट। ओके, वेरी गुड। ये अच्छी बात है। देखिए इन्होंने हार नहीं मानी 2 बार। ये स्टोरी बहुत लोगों को मोटिवेट करती है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया मुझे डॉक्टर बनना है तो आप बस अपने लक्ष्य पे डटे रहिए, यही एक अच्छी बात होती है। आप बताएं क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ खुशी, आई एम फ्रॉम जौनपुर। मैम मैंने सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है और आज का लेक्चर देके मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हुआ क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा लेक्चर बताया हमें समाज से कैसे जुड़ना चाहिए, अपने फ्रेंड्स से कैसे जुड़ना चाहिए, सबसे कितने अच्छे से रिलेशनशिप बनाने चाहिए जिससे हम समाज का कल्याण कर सकें और मानवता को आगे बढ़ा सकें। GSVM का कैंपस, पढ़ाई, हॉस्टल, ये सब कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आके बहुत अलग फील हो रहा है, बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है। ओके, आप बताएं क्या नाम है आपका? मैम माय नेम इज़ दिव्या ज्योति फ्रॉम बिजनौर। मैम मैं सेकंड अटेम्प्ट में नीट क्रैक किया। आज प्रोफेसर सीमा द्विवेदी मैम के लेक्चर से क्या सीखा आपने? बहुत अच्छा लगा कि अपना गोल जो है उसको देखना और ये सब मन एकाग्र करना, ये सब बहुत अच्छा लगा कि अच्छा था। देखिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, सबका तो बाइट लेना पॉसिबल नहीं, कोशिश करूंगी कुछ लोगों से मैं ज़रूर बात कर पाऊँ। आप बताएं क्या नाम है आपका? मैम माय नेम इज़ रिनी त्रिपाठी, आई एम फ्रॉम प्रयागराज। एंड मैम ने जो बताया कि गोल सेट करना है लाइफ में, बस वही आगे फोकस करूँगी।
कौन से अटेम्प्ट में आपका हुआ है? सेकंड मैम। ओके, अच्छा देखिए उस तरफ से कुछ स्टूडेंट्स का भी मैं ले लेती हूँ। क्या नाम है आपका? साक्षी वर्मा। साक्षी किस अटेम्प्ट में आपका हुआ है? मेरा 4th अटेम्प्ट में हुआ है। 4th अटेम्प्ट में। तो ये बताओ कि 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो फिर कैसे आप डटी रही, ये बताइए। बस ये था, गोल फिक्स था कि करना है तो करना है यही, तो बस उस पर ही फोकस रखा। ये बताओ आप कहाँ, किस शहर से आई हैं? ग्रेटर नोएडा। अच्छा, नोएडा से आप आई हैं। और ये बताइए जब से पहले अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, ये तीनों जो साल थे वो कैसे बीते, और जो स्टूडेंट जिसका इस साल नहीं हुआ उनको क्या मैसेज देंगे आप? कि अगर तुम्हारा गोल फिक्स्ड है तो इसी पे फोकस रखो और अच्छे से, मतलब बस वो गिव अप नहीं करना है। लाइक मेरा भी था कि लास्ट ईयर ऐसा हो रहा था कि अब नहीं हो पाएगा, पर घर वालों ने, फैमिली ने, सबने मोटिवेट करा कि बस एक बार और अटेम्प्ट, लास्ट बार ट्राई करो तो हो जाएगा। तो फिर तो इस दौरान कभी डिप्रेशन नहीं हुआ? होता था काफ़ी बार, बहुत लगता था कि अब नहीं हो पाएगा ऐसे करके। आप बताएं। मैम मैं रीबा सरफराज हूँ एंड मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकाला है। एंड यहाँ आके मैम मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है मेरे पेरेंट्स को भी कि मैं इतने अच्छे कॉलेज में आ गई। एंड फिर टीचर ने जिस तरह से कल भी टीचर्स पढ़ा रहे थे वो भी अच्छे थे, और मोटिवेशन, हर चीज़ यहाँ का बहुत अच्छा है। मेडिटेशन पे फोकस होता है, एक्सरसाइज पे फोकस होता है, हम लोग के सारे पार्ट्स को, बॉडी के हर चीज़ के हर एरिया को यहाँ पे फोकस किया जाता है। तो मैम ये सब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कितने मार्क्स आए नीट में आपके? मैम मेरे 650 आए थे। ओके, तो पहले अटेम्प्ट में हो गया। हाँ मैम। कितनी ज़बरदस्त तैयारी की, ये बताइए। तमाम सारे नीट के एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं, कितने घंटे पढ़ाई की आपने? मैम मैं तो मतलब हम लोग का तो जो प्रिपरेशन हुआ वो कोरोना टाइम में था, तो 11-12 मेरा दोनों उसमें गया, तो घर पे ही थे मैम। तो सुबह उठते थे अपना मतलब 7 या 8 में अच्छे से नींद लेकर, एंड फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी। फिर मैं अपने रूम में ही रहती थी, फिर मैं अपना खाना आना भी होता था तो मैं ले आती थी, अपने रूम में खाती थी। बाकी पूरा दिन मैं अपने में बुक में लगी रहती थी। कभी अगर मेरा मन नहीं भी कर रहा है पढ़ने का तो मैं क्वेश्चन करने रहती थी। मतलब मैं ओवरऑल ट्राई करती थी कि मैं अपना फोकस वहीं रखूँ। और दिन में बस 1 घंटा सो जाती थी और रात में फिर मैं अच्छे से नींद लेती थी। पर मैं मोस्टली ट्राई करती या तो मैं पढ़ूँ या तो मैं सूँ, और कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती थी। तो फिर वो कंसिस्टेंसी से हो गया। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। और बताएं, आप बताएं क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम तनिष्का सिंह है, मैं बनारस से हूँ। कितने नंबर आए नीट में आपके? 641। कैसा लग रहा है जीएसबीएम में आके? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। मतलब एक ड्रीम थी कि यहाँ पे आना है तो वो पूरी हो गई है। किस अटेम्प्ट में हुआ आपका? मैम ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। ये बताइए नीट की तैयारी कैसे की, थोड़ा बताएं। मैम कोचिंग की थी और मतलब खुद से सेल्फ स्टडी भी की थी, और उसी में मतलब करते रहना था हर रोज़, मतलब कांस्टेंट रहना था। आप बताइए जीएसबीएम आके कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है यहाँ के, मतलब यहाँ का। कितने नंबर आए आपके? मैम 641 मार्क्स आए। कहाँ से हैं आप? मैम मैं रायबरेली से हूँ। अच्छा, नीट क्वालिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए, कोई सक्सेस सीक्रेट बताइए। मैम कंसिस्टेंट रहो आप, और मतलब रिवीजन बार बार करते रहो वही। और मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने का नहीं, जितना सिलेबस उतना ही पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जितना पढ़ो उतना बार बार पढ़ते रहना चाहिए, रिवीजन करते रहना चाहिए, यही सबसे बड़ी बात होती है मतलब।